हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 7 जनवरी को हुए फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट वाले पेपर का। और यहाँ पर मैंने उन क्वेश्चंस को उन टॉपिक्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे। तो यहाँ पर हम पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में या फिर थ्योरेटिकल टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपका एग्जाम अभी होना बाकी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, मॉर्निंग शिफ्ट में नंबर सीरीज पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके का पूछा हुआ था और इवनिंग शिफ्ट वाला भी मैं सॉल्व करवाऊंगा आगे इसी वीडियो में। तो गाइस देखो, क्वेश्चन जो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ था वो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था 4, 27, 16, 125, 36। फिर यहाँ पर आपको बताना था कौन सी वैल्यू आएगी 60 पर 729। देखो गाइस कितना इजी क्वेश्चन था ये। जो स्टार्टिंग में आप देखेंगे, जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, जो 27 है वो है 3 का क्यूब, फिर नेक्स्ट नंबर है आपका 4 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट नंबर है आपका 5 का क्यूब, फिर नेक्स्ट नंबर है आपका 6 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब होता है 343। इसका मतलब है कि जो ये क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 343। सो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 343। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया। एनएपीसीसी के 8 जो गोल्स हैं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। नेशनल मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट। तो एनएपीसीसी की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर जो है CHANG चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म एनएपीसीसी की। तो ये इसके अंदर टोटल नेशनल मिशन जो है इसके अंदर 8 मिशन या 8 गोल्स कह सकते हो आप जिनको अचीव करना है। तो ये 8 गोल कौन कौन से हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसमें आई थिंक ये पूछा हुआ था कि इसमें कौन कौन सा गोल है इस एनएपीसीसी के अंडर। तो ये 8 गोल्स हैं। अब इन 8 गोल्स के नाम आपको याद कर लेने हैं। पहला गोल है आपका नेशनल सोलर मिशन, दूसरा है नेशनल मिशन फॉर इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी, थर्ड है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, फोर्थ है नेशनल वाटर मिशन, फिफ्थ है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, सिक्स्थ है आपका नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। इसके बाद आपका आता है सेवंथ मिशन नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, एंड एट्थ आता है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये 8 गोल्स हैं और इस इन गोल्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इसमें कौन सा गोल है या कौन सा गोल्स नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन था। हिंदी में ये नाम है गोल्स के, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। इसके अलावा बोर्ड एंड स्ट्रीम पे काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरी क्लास देखी होगी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो लोग क्वेश्चन का आंसर करके आए होंगे, क्योंकि मैंने इसी तरह का क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाई थी जब मैंने आपको यूट्यूब पे और अपने पेड दोनों बैचेस में पढ़ाया था। क्वेश्चन ये था दैट बोट की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, वो जाती है 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाती है 26 किलोमीटर सेम टाइम में। दोनों दोनों में इसको सेम टाइम लगता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रीम स्टीम स्पीड। इस तरीके का क्वेश्चन था, एग्जिट क्वेश्चन यही था। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या ये वाली वैल्यूज गिवन थी। अगर ये वैल्यूज थी तो फिर क्वेश्चन का जो आंसर इस तरीके से निकाला जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या होती है चाल, चाल बराबर डिस्टेंस क्या होती है दूरी अपॉन में समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वहां पर भी सेम फॉर्मूला यूज होता है। तो चाहे बोट एंड स्ट्रीम हो चाहे आपका ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन हो, सेम फॉर्मूला यूज होता है। अगर अप स्ट्रीम जाएगा तो स्पीड ऑफ बोट में हम माइनस कर देते हैं करंट की स्पीड, और अगर डाउन स्ट्रीम जाएगा तो स्पीड ऑफ बोट में हम लोग ऐड कर देते हैं करंट की स्पीड। करंट मतलब नदी की धारा की स्पीड। अगर नीचे की तरफ जा रहा है पानी, अगर नीचे की तरफ बह रहा है और आपकी नाव भी इधर की उधर चल रही है तो दोनों की स्पीड आपस में प्लस हो जाती है, यहाँ पर प्लस करना है। और अगर अप स्ट्रीम जाएगा मतलब नदी अगर इस तरफ बह रही है और आपको आपकी नाव ऊपर की तरफ जा रही है तो ऐसे में फिर हमें इन दोनों की स्पीड को माइनस करना पड़ता है। तो ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का थोड़ा कंसेप्ट आपको समझ लेना है। अप स्ट्रीम में क्या होता है माइनस करना पड़ता है और डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड को हमें प्लस करना पड़ता है। अब यहाँ पे स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको हम एक्स लेट कर लेंगे। ये यही वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, जो आपकी स्ट्रीम की जो स्पीड है उसी को कैलकुलेट करना था यहाँ पर। तो अब सिंपल करना क्या है, अप स्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम के केस में जो 10 किलोमीटर है बोट की स्पीड उसमें हम माइनस कर देंगे अप स्ट्रीम में, और प्लस कर देंगे डाउन स्ट्रीम के केस में जो आपकी बोट की स्पीड है प्लस जो नदी की स्पीड है उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ये हमें दो स्पीड पता चलेगी, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की। अब क्या करना है, आप सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, दैट्स इट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और अगर आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या करते हो आप, टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम का फॉर्मूला ये हो जाएगा ना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड।
अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों ही केस में टाइम सेम लग रहा है। क्वेश्चन में बोला हुआ था कि टाइम सेम लग रहा है ऊपर और नीचे दोनों तरफ आने जाने में। तो यहाँ पर ऊपर जाने का जो डाउन स्ट्रीम है उसका टाइम कितना है, टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस जो है 26 किलोमीटर गिवन थी क्वेश्चन में, और हमने देखी डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है, 10+x है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10+x इज इक्वल टू जो आपकी दूसरी डिस्टेंस है दैट इज अपस्ट्रीम, वो 14 किलोमीटर गिवन थी, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे माइनस आपकी जो स्पीड है ना उसको नीचे डाल देंगे, मतलब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है 14 और स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम के केस में 10-x, तो ये हो जाएगा आपका 10-x। अब करना क्या है, इसको हमने इसको इक्वल क्यों रखा है, इक्वल हमने इसलिए रखा है कि दोनों ही केस में टाइम इक्वल लग रहा है, इसका टाइम हो चाहे इसका टाइम हो, दोनों ही केस में सेम टाइम लग रहा है, चाहे डाउन स्ट्रीम हो चाहे अप स्ट्रीम हो, दोनों केस में सेम टाइम लग रहा है, इस वजह से हमने इनको इक्वल पुट किया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 3 किलोमीटर पर घंटे। तो ये जो है स्पीड निकल के आ गई करंट की। तो आई होप आपको समझ में आ गया, और इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ये गिवन होगा। अगर आपको क्वेश्चन ये टफ लग रहा है, आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरी ये वाली वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया था आपको कुछ टाइम पहले, और ये सेम वीडियो हमारे पेड बैच में भी अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट है, आप यूट्यूब स्टूडेंट है या पेड बैच के स्टूडेंट है, दोनों के लिए वीडियो अवेलेबल है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि अब अगर क्वेश्चन बना है बोटनी स्ट्रीम के ऊपर तो अपकमिंग डेज में भी देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। तो यूट्यूब पे आप सर्च करिए यूजीसी नेट मेंटोर, आगे लिख देना बोर्ड, ये लिख करके सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे ये वाली वीडियो देगी जिसमें मैंने आपको बेसिक समझाया हुआ है, प्लस कुछ 8-10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई हुई है अलग अलग तरह के। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए अगर आपका एग्जाम अभी होना बाकी है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन के ऊपर, डायरेक्शन डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, इजी क्वेश्चन थे, बन गए थे, और बट ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं चल पाए, मैंने कोशिश करी स्टूडेंट से पूछने की, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट फिगर वो लोग नहीं बता पाए, क्योंकि ये आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में है, तो ऐसे में एग्जैक्ट क्वेश्चन बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लर्नर सेंटर्ड मेथड पे क्वेश्चन था, ये कौन सा मेथड होता है गाइस, ये थोड़ा सा एक्टिव होता है, वो मेथड जो कि अभी मतलब नॉन कन्वेंशनल कह सकते हो आप, या फिर जो मॉडर्न मेथड है वो लर्नर सेंटर्ड मेथड कहलाते हैं। जैसे गूगल के थ्रू आप पढ़ाई कर लेते हो, या ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हो, ये लर्नर सेंटर्ड मेथड है, जहाँ पर आप अपने ऊपर फोकस करके पढ़ रहे हो या खुद ही कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो लर्नर सेंटर्ड मेथड हो जाएगा। लर्नर सेंटर्ड मेथड आर टीचिंग स्ट्रेटेजीज दैट पुट स्टूडेंट्स एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस रेदर देन द टीचर। मतलब यहाँ पर टीचर की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, यहाँ पर स्टूडेंट्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है, वो खुद अपने आप से चीजें सीखते हैं, पढ़ते हैं। These methods encourage students to be active participate in their learning and to take responsibility for their own learning। खुद से सीखते हैं, खुद से चीज़ों को करके सीखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह हुआ करती होगी जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे, प्रेजेंटेशन होती है या फिर कोई केस स्टडी दे दी जाती है जहाँ पर 4-5 बच्चे मिल करके कोई केस स्टडी प्रेजेंट करते हैं, या किसी टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना होता है ना, या कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है 4-5 लोगों को मिला करके। तो ये लर्नर सेंटर्ड मेथड होते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स खुद वो काम करते हैं और वो काम करके खुद सीखते हैं, खुद से लर्निंग गेन करते हैं। तो हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड। जैसे एक्टिव लर्निंग हो गई, किसी भी चीज को लेकर के, जैसे किसी स्टूडेंट से हमने खड़ा करके क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये क्या एक्टिव लर्निंग है। अब ये क्या स्टूडेंट्स आंसर करेगा एक्टिवली, अब वो आंसर खुद करेगा, टीचर को आंसर करने की जरूरत नहीं है, टीचर का काम था क्वेश्चन करना। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या है, लर्नर सेंटर्ड मेथड का पार्ट बन जाएगा, है ना। डिबेट हो जाती है, हम लोग जब ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं स्टूडेंट्स का, वो भी आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड का एक एग्जाम्पल है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ड्यूरिंग द क्लास, इस तरह के जो मेथड्स हैं वो सारे के सारे आपके क्या है, लर्नर सेंटर्ड मेथड कहलाते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, स्टूडेंट्स वर्क इन टीम, और प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें 4-5 बच्चे मिल करके काम करते हैं, है ना। स्कूल में भी दिया जाता है, कॉलेजों में भी दिया जाता है। इंडक्टिव टीचिंग हो गई, इसके अलावा रोल प्लेइंग हो गया, स्टूडेंट्स रोल प्ले करते हैं अलग अलग सिनेरियोज में। पीयर टीचिंग होगी, ग्रुप प्रोजेक्ट हो गया। पीयर टीचिंग मतलब याद है आपको, जब आप टीचर्स डे वाले दिन आपको टीचर बनने का मौका दिया जाता है, आपको पढ़ाने का मौका दिया जाता है, तो वहाँ पर स्टूडेंट खुद उस चीज को करके सीखता है कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं, कैसे करते हैं ये लोग, ये सारे काम कैसे होते हैं, है ना। तो उसको पीयर टीचिंग कह सकते हो आप। ग्रुप प्रोजेक्ट होते हैं, और जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हो गया, ऑन गोइंग फीडबैक। तो जितने भी मेथड है सारे के सारे आपका लर्नर सेंटर्ड मेथड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिबिलिटी। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ग्लोबल वार्मिंग गैसेस से रिलेटेड है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, इट इज अ मेजरमेंट, ये नापता है, किस चीज को नापता है, हाउ मच हीट अ ग्रीन हाउस गैस ट्रैप इन द एटमॉस्फेयर कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 के कंपैरिजन में हमेशा हम लोग नापते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को। तो एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी हीट ट्रैप कर रही है कोई गैस, तो उसको हम नापेंगे, तो उसको ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कहा जाता है। मतलब किसी गैस के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी ताकत है कि वो हीट को रोक रही है,
तो कुछ गैसेस में कम ताकत होती है हीट को रोकने में, कुछ गैसेस में ज़्यादा ताकत होती है। और इनको हम कैसे मेजर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, याद रखना CO2 से कंपेयर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर करते हैं। सो थोड़ा और समझ लेते हैं। GWP इज एन इंडेक्स दैट कंपेयर्स द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज टू एब्जॉर्ब इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन ओवर अ सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको हम पीरियड ऑफ टाइम में नापते हैं, ऐसे नहीं कि एक दिन में नाप लिया, नहीं, पीरियड ऑफ टाइम में नापते हैं। कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं। इट्स यूज टू मेजर हाउ मच एनर्जी अ गैस एमिशन एब्जॉर्ब रिलेटिव टू CO2 एमिशन ओवर अ गिवन फ्रेम ऑफ टाइम। तो CO2 एमिशन के कंपैरिजन में हम लोग इसको नापते हैं कि एक पीरियड ऑफ टाइम में कोई गैस कितनी हीट ट्रैप कर रही है पृथ्वी पर। मेन ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, दोबारा से याद कर लो क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर से बन सकता है। तो जो मेन गैसेज हैं ग्रीन हाउस गैसेज के लिए जो लाइबल होती हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। लेकिन ये नुकसान कम पहुंचाती है, मतलब ये इसके अंदर पावर कम होती है हीट को ट्रैप करने की, लेकिन ज़्यादातर जो गैसें ये इनमें ज़्यादातर पावर होती है हीट को ट्रैप करने की। जैसे मीथेन हो गई, आपकी नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर हो गया, ओजोन हो गया, है ना, हेलोजन बियरिंग गैसेज हो गई। तो इस तरह की जो गैसेज हैं वो सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेज की पार्ट बन जाती हैं। इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ लंदन स्मोक पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें आई थिंक ये पूछा हुआ था कि किसकी इंटेंसिटी कितनी थी, मतलब कौन सी गैस की कितनी इंटेंसिटी थी स्मोक के अंदर जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो गई थी। तो द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। ये हुई थी 1952 में, वॉज अ सेवियर एयर पॉल्यूशन इवेंट दैट अफेक्टेड लंदन इंग्लैंड इन दिसंबर 1952। अब इसके अंदर जो कंपोनेंट्स थे इस इन गैसेस के, तो वो कौन कौन सी गैसेस ने मिलकर लंदन स्मोक बनाया था उस टाइम पर। तो ये था सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन पार्टिकुलेट्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये ठंडे मौसम में जब ये गैसेज उनके उसमें आ गई इन्वायरमेंट में, तो उस केस में ज़्यादा ही बड़े लेवल का स्मॉग बन गया था। उस टाइम पर कोयला बहुत यूज़ होता था, आप सभी को पता है कि कोयले वाली जो इंजन के डब्बे थे वो चला करते थे, मतलब जो ट्रेन थी वो कोयले वाली चला करती थी। तो उस टाइम पर फॉसिल फ्यूल बहुत बड़े लेवल पे यूज़ होता था, अभी भी यूज़ होता है बट पहले के कंपैरिजन में कम यूज़ होता है। तो इस वजह से वहाँ पर बड़े ही लेवल की गैसेज जो है वो ट्रैप हो गई थी और फिर वो लंदन स्मोक के नाम से जाना गया, काफ़ी लोगों की डेथ भी हो गई थी। इसके अलावा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन था, इसको मैंने मॉर्निंग में भी आपको समझाया था। ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद देयर सोर्स कोड, याद रखिए सोर्स कोड के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि इसको कोई भी मॉडिफाई कर सके, मॉडिफिकेशन किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूशन इसका किया जा सके। इसके एग्जांपल क्या है, लिनक्स, क्रोम OS। याद रखिए क्रोम जो है वो वेब ब्राउजर है, अगर क्रोम OS लिखा हुआ है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एंड्रॉयड जिस पे आपका मोबाइल चल रहा है वो भी आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके अलावा मॉडल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। मॉडल की फुल फॉर्म क्या है, मॉडल स्टैंड फॉर मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। अब ये है क्या, मॉडल इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम रिटन इन PHP एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। Moodle is used for blended learning, distance education, flipped classroom and other online learning project। तो ये भी आप एक लर्निंग प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में। पॉलिसी पे इस क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें पॉलिसी जो पूछी थी वो थी अटैकिंग द पर्सन, मतलब अगर किसी आर्ग्यूमेंट को आप अटैक ना करके किसी उस पर्सन के एक पर्सनली आप उसको पर्सनली पर उसकी पर्सनैलिटी पे अटैक कर देते हो या उसकी पर्सन के ऊपर ही अटैक कर देते हो पर्सनल इश्यूज को लेकर के। सो दिस पॉलिसी अकर्स व्हेन इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग समवन्स आर्ग्यूमेंट, अगर कोई किसी ने कुछ बोला, जैसे मिस्टर ए ने बोला मिस्टर बी से कि तुम क्या देश चलाओगे, तुम्हें देश चलाना ही नहीं आता, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि तुम्हें देश चलाना नहीं आता, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके ऊपर पर्सनल अटैक कर दिए। जैसे कुछ भी कह दिया कि तुम ये ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम तो 10th पास भी, तुम तो 10th फेल हो। तो अब इनको देश चलाना नहीं आता, इस बात का जवाब देना चाहिए था कि इन्होंने इन्होंने क्या गड़बड़ी करी, क्यों देश नहीं चला पा रहे। लेकिन इन्होंने इस बात का आंसर ना करके इस बात पे कर दिया कि तुम्हें इस क्वेश्चन को करने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि तुम तो 10th फेल हो। तो किसी के पर्सनल चीज़ों को लेकर के, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन या उसकी पर्सनल चीज़ों को लेकर के आपने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और फिर जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट आपको सुनने में तो सही लगेगा लगेगा कि हाँ यार सही तो बोल रहा है, या तो अनपढ़ बंदा है, ये कैसे पूछ सकता है कि आप तो कोई देश चलाना नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पॉलिसी का यूज किया गया, दैट इज अटैकिंग द पर्सन और पोजीशन। यू irrelevantly attack the person or some aspect of the person who is making the argument. A fallacious attack can also be direct to membership in a group of or institution। तो इस तरीके की पॉलिसी के क्वेश्चन गिवन था। पॉलिसी बहुत तरह की होती है, अलग अलग तरह की इनफॉर्मल फॉर्मल पॉलिसीज होती हैं।
और मैंने पॉलिसी के ऊपर 2 वीडियो लेक्चर ले रखे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंदर, आपको दोनों मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके मैंने 2 वीडियोस बना रखे, छोटे छोटे वीडियो हैं, 15-15 20-20 मिनट के वीडियोस है। इसके अंदर मैंने पॉलिसी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, कम से कम 15-20 तरह की पॉलिसी उसमें हमने डिस्कस कर रखी है। तो जिनकी एग्जाम अभी होने बाकी है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके। फुल फॉर्म पूछी गई थी विमेक्स की, तो ये गाइस विमेक्स की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटेरोपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। अब ये जो विमेक्स है ये वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी है दैट प्रोवाइड्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। याद रखिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए है, ये सिंपल जैसे वाईफाई होता है उस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस वाली टेक्नोलॉजी है ये। It is an alternate to DSL and cable, and it is based on IEEE 802.16 स्टैंडर्ड। अब ये IEEE की फुल फॉर्म क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसको पता है IEEE की फुल फॉर्म। विमेक्स जो है ये एक तरीके का, मैंने बताया कि वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी। वायरलेस का मतलब क्या हो गया, जिसमें केबल जो है नई लगी होती है, वो आपके घर पे आएंगे, एक कनेक्शन दे देंगे, और एक यहाँ पर एक मॉडम सा होगा, इसके ऊपर एंटीना लगा होगा मॉडम के ऊपर, तो उस एंटीने का यूज करते हुए वो लोग इजीली इंटरनेट प्रोवाइड कर पाते हैं आप लोगों को। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एनीवेयर एनी टाइम एंड ऑन एनी नेटवर्क। डेटा ट्रांसफर स्पीड जो इसकी होती है अप टू 75 मेगाबाइट पर सेकंड हो सकती है, और रेंज जो है इसकी 50 से 90 किलोमीटर के आसपास होती है, तो काफ़ी अच्छी खासी रेंज है इसकी। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो पेरिस एग्रीमेंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ऐसे देखो पेरिस एग्रीमेंट का एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें पता नहीं चल पाया कि क्या पूछा हुआ था, बट ये याद रख लीजिए कि ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के है। 2015 में हुई थी, लेकिन 2016 में लागू हुई। और इसका गोल जो है वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग को हमें कम करना है 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये 1.5 वाला जो वैल्यू ये आपको याद रखनी है। इसमें बोला गया कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है कैसे भी करके। HTML की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, और आई थिंक HTTP की फुल फॉर्म भी पूछी हुई थी। HTTP, अगर आप बताना मैं गलत बोल रहा हूँ तो HTTP की फुल फॉर्म भी पूछी हुई थी एग्जाम में। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, यही होती है ना। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि HTTP की फुल फॉर्म क्या है, अगर मैंने सही बोला है तो। साइट की फुल फॉर्म थी, साइट की फुल फॉर्म होती है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 1975 से 76 के बीच में इंडिया में, जो कि नासा और इसरो के बीच में कोलैबोरेशन था। कोलैबोरेशन करके इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। तो साइट की आई थिंक फुल फॉर्म पूछी हुई थी। हाँ, ये इवनिंग वाले एग्जाम की नंबर सीरीज है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो 1 का स्क्वायर, ये बन गया 1, फिर 5 कैसे बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 14 ये कैसे बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर 30 ये कैसे बनेगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ऐसे 55 बना था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, है ना। अब जो नेक्स्ट नंबर बनेगा यहाँ पर वो क्या होगा, इसमें कर देंगे हम लोग 6 का स्क्वायर। तो आई थिंक 91 होना चाहिए। आप लोग मुझे बताना कमेंट करके अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो इस तरीके का क्वेश्चन गिवन था। और इसी सीरीज से आगे बढ़ते जाओगे तो अगर आपको आगे भी कोई नंबर पूछा हुआ था तो आप उसका आंसर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन गिवन था। साइकोलॉजिकल बैरियर पे क्वेश्चन था कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं, ये आपके माइंड को यानी कि मेंटल और इमोशनल को ब्लॉक कर देते हैं। मतलब आप दिमाग को रैशनल तरीके से, समझदारी भरी तरीके से सीख नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो कि क्या बोला जा रहा है आपसे, जो कम्युनिकेशन है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जो कि इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक होता है पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका खुद का एक्सपीरियंस खराब रखे किसी चीज़ को लेकर के, आपके इमोशंस हो गए, परसेप्शन हो गया, एटीट्यूड, स्ट्रेस एंड एग्जाइटी हो गया, लैक ऑफ अटेंशन हो गया, बाइस्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह की जो जो फैक्टर्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो आपके कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करती हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करती हैं कम्युनिकेशन को लेकर के। हाँ, एक क्वेश्चन ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है आज की एग्जाम में, जो कि स्वयं कोऑर्डिनेटर्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो टोटल इंडिया में टोटल 8 कोऑर्डिनेटर्स हैं। पहले 9 कोऑर्डिनेटर्स हुआ करते थे, बाद में अब जो है वो 10 हो चुके हैं। तो यहाँ पर नंबर देख सकते हो आप, AICTE, NPTEL, UGC, IGNOU, CEC, NCERT, NIOS, IMB, NITTR और INI, ये अभी 10th बना है। तो गाइज ये जो है आपके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं स्वयं के, तो ये आपको याद रखने हैं। अब ये मैं आपको लेके चलता हूँ स्वयं की वेबसाइट पे। ये स्वयं की वेबसाइट है, ये स्वयं प्रभा नहीं याद रखो, स्वयं है ये, स्वयं प्रभा अलग है, स्वयं अलग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स का यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, नेशनल कोऑर्डिनेटर आप यहाँ पे देख सकते हो वेबसाइट पे। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि स्वयं और स्वयं प्रभा दोनों की वेबसाइट को खुद से एक बार विजिट करके इन सभी टैब को पढ़ के देखो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ना कुछ बन ही जाते हैं आपके एग्जाम में। जैसे स्वयं प्लस क्या है, तो स्वयं प्लस के बारे में पढ़ लो, मैं सच बोल रहा हूँ, स्वयं प्लस के बारे में भी पढ़ लो, एग्जाम में स्वयं प्लस से भी क्वेश्चन बन सकता है।
नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके सामने नेशनल कोऑर्डिनेटर है। इसमें आपका AICTE, CEC, इग्नू, IMB, मतलब ये लोग अपने कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ये लोग आपको कोर्सेज ऑफर करते हैं। आप लोग जब कोर्सेज करते हो स्वयं से, तो ये लोग अपने कोर्सेज आपको ऑफर करते हैं और इनके कोर्सेज आप करके यहाँ की जो फैकल्टीज वो आपको पढ़ाते हैं कोर्सेज के थ्रू, तो इनको पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो स्वयं से, और ये अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो फिर एग्जाम देना पड़ता है। अगर हम बात करें स्वयं प्लस की, तो स्वयं प्लस क्या है, देखो हम स्वयं प्लस की वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये स्वयं प्लस की वेबसाइट है। देखो गाइस, फटाफट से हम लोग स्वयं प्लस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ब्रीफली, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये। इंडिया एम्स टू अचीव अ हायर एजुकेशन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% बाय 2035। याद रखिए 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना होना चाहिए हायर एजुकेशन में, 50%। ये आप सभी को पता है, NEP 2020 में मेंशन किया गया था। एंड 65% बाय 2047। अब ये फैक्ट आपको याद रखना है कि 65% टारगेट है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का हायर एजुकेशन में। कब तक का टारगेट है, ये है 2047 तक का टारगेट। मतलब जब हमारा देश आजाद हुए हुए 100 साल हो जाएगी, सेंचुरी हो जाएगी, तब तक हमारा 65% का टारगेट है, विच implies द एडिशन ऑफ 37 million and 66 million learners respectively to the current system. To achieve this, the government has recognized the need to look at a non-linear model for growth and leverage the role of technology in ensuring all learners have equitable access to high quality education. तो अब क्या है, वन सच इनिशिएटिव स्वयं इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एग्जिस्टिंग मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर ए vast number of learners. It aims to bring the best teaching and learning resource to everyone. ठीक है, चलो ठीक है, समझ गए। In alignment with NEP 2020, Ministry recognized the need of SWAYAM to expand its existing offering to identify and include courses aligned with industry needs that enhance learners' employability. To this extent, SWAYAM Plus will be launched in collaboration with the leading industry players and edtech companies to bring employability and professional development focused program to its learners. अब guys, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि जो स्वयं प्लस है वो किस चीज से रिलेटेड है। ये है रोजगार से रिलेटेड, मतलब आपको एम्प्लॉयबिलिटी सिखाना, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना, और किसके साथ, ये है इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ मिलकर के, एडटेक कंपनीज के साथ मिलकर के ये काम करना। और इस तरह के जो कोर्सेज होंगे जो कोलैबोरेशन करके आपको सिखाया जाएगा वो स्वयं प्लस पे सिखाया जाएगा, इसको स्वयं प्लस कहा गया है। So SWAYAM Plus will have programs in chosen sectors. तो यहाँ पर कुछ सेक्टर्स गिवन है, इन सेक्टर्स के ऊपर आपको SWAYAM Plus के अंदर प्रोग्राम यानी कोर्सेज वगैरह देखने को मिलेंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट स्टडीज, टीचर एजुकेशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, सोशल साइंस, इंडियन नॉलेज सिस्टम, मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो इन फील्ड के अंदर आपको SWAYAM Plus के अंदर इंडस्ट्री ओरिएंटेड यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी ओरिएंटेड कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे पढ़ लेना क्योंकि काफी कुछ लिखा हुआ है। स्वयं का विजन क्या, स्वयं प्लस का विजन क्या है, मिशन क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मिशन क्या है, मिशन इज टू प्ले अ पाइवटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन बाय प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी टैलेंट पाइपलाइन फॉर द नीड्स ऑफ टुमारो। और विजन क्या है, स्वयं प्लस इन्विजन टू ट्रांसफॉर्म द प्रोफेशनल डेवलपमेंट जर्नी ऑफ ऑल लर्नर्स by providing access to the best learning content and growth opportunities so that they can charge of their futures। तो गाइस देखो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में जाने से पहले इस वेबसाइट को खुद से एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, IIT मद्रास हैज बीन अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज अ नोडल एजेंसी ऑफ इंप्लीमेंटिंग स्वयं प्लस। ये भी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि स्वयं प्लस को इंप्लीमेंट करने के लिए किस को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, तो IIT मद्रास को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो ये सारे फैक्ट हैं जो कि आपको पता होने जरूरी हैं। और स्वयं प्लस किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर ये इनिशिएटिव लिया गया है। थिंकिंग हैट के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस, देखो 6 थिंकिंग हैट्स होती हैं और इससे रिलेटेड पहले भी लास्ट ईयर भी क्वेश्चन बने थे, तो अभी तक सेशन में तो नहीं बने थे, बट आज पूछा गया क्वेश्चन इसके ऊपर। व्हाइट हैट जो होती है वो फैक्ट से रिलेटेड होती है, इंफॉर्मेशन एंड डेटा। रेड हैट जो होती है वो फीलिंग्स रिलेटेड होती है, इंट्यूशन एंड गेट इंस्टिंक्ट, यानी बोलते हैं ना कि हम, मुझे ये फीलिंग आ रही कि मैं पास हो जाऊंगा, या मेरी गट फीलिंग कह रही कि वहाँ चोरी हुई होगी, या कुछ इस तरीके की जो फीलिंग्स होती हैं, जो आपकी थिंकिंग होती है, वो आपकी रेड हैट से रिलेटेड होती है। ब्लू हैट जो होती है प्रोसेस से रिलेटेड होती है, प्लानिंग एंड एक्शन से रिलेटेड कि आप क्या प्लान कर रहे हो। येलो हैट होती है बेनिफिट से रिलेटेड, पोटेंशियल एंड यूजेस बेनिफिट्स। ग्रीन होती है क्रिएटिविटी को लेकर के, पॉसिबिलिटी एंड ऑल्टरनेटिव्स। ब्लैक होती है कॉशियस, डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स को लेकर के। तो ये कुछ थिंकिंग हैट्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी हैट किस चीज से रिलेटेड है।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स पे क्वेश्चन गाइस बार बार बन रहे हैं, हर सेशन में बन रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले मैंने क्लास ली थी, जिसमें मैंने आपको इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स बताए थे, कौन सी ओपन यूनिवर्सिटी कब बनी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज के ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मैंने आपको बता रखे हैं इसके अंदर। तो मेक श्योर गाइस एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को देख लीजिए, अभी तक आपने नहीं देखा है। इस वीडियो का लिंक वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, अदरवाइज अगर आप वहाँ पे लिंक ना मिले तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली चैनल पे जाना है। चैनल पे आप आओगे थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज वाली वीडियो, और यहाँ पर MS एक्सेल वाली वीडियो भी दिख जाएगी। तो आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही वीडियोस आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इसके अलावा पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर जो एक्ट है ना, जैसे वाटर एक्ट हो गया है ना, इसके अलावा आप देखेंगे पॉल्यूशन एक्ट हो गया, इस तरीके के नॉइस पॉल्यूशन जो एक्ट है, तो इस तरह के जो एक्ट बने हैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन रहे हैं कि कौन सा एक्ट कब बना था, है ना, या फिर आपका जो पेरिस एग्रीमेंट है वो कब बना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब बना। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इनके जो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स हैं, उनको भी आप एग्जाम में जाने से पहले पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सैम्पलिंग टाइप से क्वेश्चन बना था आज के एग्जाम में, आई थिंक मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन था। इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे पूछा हुआ था कि कौन सा इसमें मेथड जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आ जाएगा। नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, स्नोबॉल एंड कोटा सैम्पलिंग। तो ये जो मेथड्स हैं ये आपको याद रखने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। स्टेट ऑफ वाटर एंड पीएच वैल्यू पे क्वेश्चन बन रहा है। देखो मॉर्निंग में भी पूछा गया था पीएच वैल्यू पे क्वेश्चन, आई थिंक इवनिंग में भी पूछा गया था, और कल भी जो एग्जाम होते उसमें भी पूछे गए थे। तो पीएच स्केल को पढ़ लीजिए अच्छे से। पीएच स्केल में 0 से 14 तक की वैल्यूज होती हैं। 7 होता है न्यूट्रल, जो कि पानी का होता है। 7 से नीचे जाओगे तो एसिडिक वाले होते हैं, जो खट्टे होते हैं। और जो 7 से ऊपर जाओगे तो अल्कलाइन होते हैं, जो थोड़े कसैले होते हैं। जैसे आपका साबुन हो गया, साबुन का टेस्ट करके देखना कैसा लगेगा। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, अमोनिया हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। तो इस पीएच वैल्यू पे भी बार बार क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो एस पीएच वैल्यूज को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके स्केल को समझ लीजिए। और गाइस देखो, इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक एंड शेयर कर दो। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, जहाँ पे भी आप जितने भी फ्रेंड्स को जानते हो, वहाँ पे इस वीडियोस को शेयर किया करो, जिनकी एग्जाम अभी होने बाकी है, ताकि पता चले किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हो पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स की, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा रिवीजन सीरीज भी है हमारे पास, रिवीजन सीरीज को फॉलो कर सकते हो। यूजीसी नेट जून 2025 के लिए आप 6 मंथ कोर्स इनरोल कर सकते हो, पेपर 1 का, कॉमर्स का, मैनेजमेंट का, पॉलिटिकल साइंस का। इन सभी के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अगर आप अभी इनरोल करते हो तो फ्लैट 10% का डिस्काउंट चल रहा है। ये एक अर्ली बर्ड ऑफर है, फ्लैट 10 कूपन कोड है, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली 10% से रिड्यूस हो जाएगी। गाइस देखो, यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम करके। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो किस तरीके से इनरोल करना है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। यहाँ पर काफी सारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, जैसे कोई PYQs की जो मैंने दे रखे वो भी फ्री में दे रखे हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह होते हैं, मैं इसी में अपलोड करते रहता हूँ फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में। तो इसी ऐप के होम पेज पे फ्री स्टडी मटेरियल करके एक सेक्शन दिख जाएगा, वहाँ पर फ्री पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी। काफी सारा कंटेंट फ्री में भी अवेलेबल करवा रखा है, प्लस पेड कंटेंट भी है, तो पेड कोर्सेज इनरोल करके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।